नमस्कार। शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान के वार्षिक व्याख्यान माला की श्रृंखला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट वक्ता हैं, बोस ब्रदर एवं उनका विजन ऑफ इंडिया माधुरी बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही जितने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पटल से जुड़े हुए अतिथि हैं, श्रोता हैं, भागीदार हैं, सबों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमुद दीवान जी को, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, बनारस घराने से हैं और संगीत नाटक अकादमी हो, ICCR हो, प्रसार भारती हो, सब में इनका सक्रिय योगदान रहा है और बहुत सारे सम्मानों से अलंकृत हैं। तो कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत के लिए हम सुनते हैं उनके मधुर वाणी में एक सरस्वती वंदना को। सारेगाम पधनि रतां तां वीणा संक्रांत कांत हस्तां तां शान्तां मृदुल सेवां तां कुछ भरतां तां नमामि शिवकांता। ओंकार पंजर शुकी उपनिषुद्ध ध्यान केलिकल कंठीम आगम विपिन विपिन मयूरीं आर्यामन्तर विभावये गौरीं दयमान दीर्घ नयनां देशिक रूपेण दर्शिताभ्युद्यां वाम कुच निहित निहित वीणां वरदां संगीत मातृकां वन्दे। परंपरा एवं संस्कृति की निरंतरता को बनाने के लिए, संजोने के लिए, उनको जीवंत रखने के लिए बहुत जरूरी होती है स्मृतियों की, उनको धरोहर के रूप में उनको संजोना। और विशेषकर ऐसे महान पुरुषों के लिए जिनका योगदान रहा है समाज के लिए, साहित्य के लिए। और इसी तरह की स्मृतियों के झरोखों में आज हम सुनते हैं कुछ ऐसी स्मृतियों को जो कि साझा कर रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो परिचय के मोहताज नहीं। शंकर दयाल बाबू का जन्म 27 दिसंबर 1937 को हुआ और आकस्मिक निधन एक रेल यात्रा में 26 नवंबर 1995 को, मात्र 57 वर्ष की आयु में। लेकिन सच पूछिए तो शंकर दयाल बाबू एक यात्री थे और यात्रियों के बीच में उनका नेतृत्व था। उनकी ठहाकेदार हंसी और जिस प्रकार से जोरदार कलम की ताकत उस समय भी और आज भी पूरा भारत याद रखता है। BHU से BA करने के बाद, फिर उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में MA करने के बाद वो पूरा जीवन हिंदी भाषा के लिए लड़ते रहे। सांसद रहे लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और पूरी दुनिया के पत्रिकाओं में हिंदी का लेख लिखते रहे। प्रेरक थे
चिंतक थे, लेखक थे, दोस्त थे और एक अच्छे पिता भी। राजेश, रंजन, रश्मि ये सब अभी हमारे परिवार की तरह हैं और अनेक यादों के बीच आज भी मुझे याद है कि शंकर दयाल बाबू का किस प्रकार से मुझे राजनीति में उन्होंने प्रेरित किया था जब मैं पहली बार छपरा का सांसद बना। वो एक सफल सांसद, निपुण लेखक एवं कुशल वक्ता रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 30 पुस्तकें लिखी और इसके अलावा अनेकों पुस्तकों और रचनाओं का उन्होंने संपादन किया। परंतु इनका सबसे बड़ा देन रहा है कि ये हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक रहे हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रचलन करने के लिए इनका जो निरंतर प्रयत्न रहा है वो सराहनीय है, वो बराबर याद रहेगा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी इन्होंने हिंदी को प्रचलित करने के लिए अथक परिश्रम किया और PSUs को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो अपनी पत्रिका हिंदी में निकाले। इसके फलस्वरूप बहुत सारे PSUs आज भी इनके नाम पर बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने स्थापन किया है। पर इन सब से हटके इनकी सबसे बड़ी जो खूबी रही है वो इनका हंसता चेहरा, जिंदादिल एक इनका जो बराबर स्वभाव रहा। आज भी जब शंकर दयाल सिंह को याद करते हैं तो उनका हंसता चेहरा और ठहाके की आवाज कान में गूंजती है। शंकर दयाल भाई की जो खास चीजें हैं जिसको आप भूल नहीं सकते हैं, एक तो उनका उन्मुक्त अट्टहास, किसी चीज पे खुलकर हंसना, सबसे मधुर संबंध रखना, कभी भी किसी पे नाराज नहीं होना, कोई अप्रिय बात नहीं करना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलते थे, प्रिय बोलते थे, लेकिन अप्रिय सच भी बोलने से बचते थे। ये उनकी खासियत थी। और दूसरी खासियत मैं माननीय सांसदों को बताना चाहूँगा जो मैंने उनसे सीखी, और जब मैं सांसद रहा तो मैंने भी उसका प्रयोग किया। चाहे कोई जाना हुआ अनजाना हुआ कोई भी व्यक्ति अगर उनको एक पत्र लिख देता था, उसमें जो भरसक मदद हो सकती थी करते थे। लेकिन मदद क्या हुई नहीं हुई इसका तो बात अलग है इसकी, लेकिन उस पत्र का लिखित जवाब जरूर देते थे। प्रतिदिन सैकड़ों पत्रों का जवाब देते थे। ये काम यदि हमारे सभी माननीय सांसद सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि ये शंकर दयाल भाई के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। प्रातः स्मरणीय भाई शंकर दयाल सिंह जी के बारे में कुछ कहना सहज भी है और कठिन भी। मैं श्री दिनकर जी की पंक्तियों से उनको नमन करती हूँ। कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। उनकी यात्रा संस्मरण विधा के अनूठे उदाहरण है। वत्सल निधि न्यास के जानकी जीवन यात्रा में उनका सक्रिय आयावर रूप देखा जा सकता है। जो साथ छोड़ गए नामक उनकी पुस्तक में प्रियजनों की स्मृति के अंतरंग क्षणों को भावुकता के साथ उकेरा गया है। जिनकी जीवनी संस्मरण उन्होंने लिखा उसमें पूरा व्यक्तित्व कृतित्व उभरा है। अपने पिता की स्मृति में उन्होंने बहुत कुछ करने का संकल्प लिया था। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। लेखक, आलोचक, पत्रकार, संपादक, राजनेता, हिंदी सेवी, प्रकाशक, समाज सेवी, इन सब के साथ वे बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। उनका किसी सभा में रहना जीवंतता का वातावरण पैदा करता था। उनके ठहाके अपरिचय की दीवार ढहा देते थे। मेरे पास उनकी आत्मीयता के जाने कितने संस्मरण हैं। एक पारदर्शी व्यक्तित्व के साहित्यकार का राजनीति से जुड़ना और राजनीति के रहस्य और चक्रव्यूह से बाहर अपना व्यक्तित्व बचाए रखना कठिन है।
वे सतत यायावर थे और यात्रा में ही महायात्रा की ओर अचानक चले गए। और अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम के विषय पर, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई, जिनको कि स्नेह से सब रंजन भाई कहते हैं, रंजन कुमार सिंह जी, जो स्वयं एक लेखक हैं, विचारक हैं, अच्छे वक्ता हैं, जो कि आज परिचय कराएंगे न सिर्फ जो आज की वक्ता हैं उनसे, बल्कि विषय पे भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देशभक्ति का पर्याय है। उनकी स्मृति मात्र से ही राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना हिलोरे लेने लगती है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस का योगदान भी कम नहीं रहा। नेताजी सुभाष और जवाहरलाल नेहरू जहां कांग्रेस में सहकर्मी रहे थे, वहीं शरद चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू ने साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। सुभाष को गढ़ने में भी शरद का हाथ रहा। दोनों भाइयों ने भारत को लेकर एक साथ और अलग अलग भी सपने देखे थे। कहना कठिन है कि आज का यह भारत उनके सपनों का भारत कितना बन सका है। भारत को लेकर दोनों भाइयों ने जो सपने देखे, उन्हीं पर आज हम बातें करेंगे और उनके इन सपनों को हमारे साथ साझा करेंगी माधुरी बोस जी, जो शरद एवं सुभाष की पौत्री हैं और साथ ही मानवाधिकार मामलों की पैरोकार भी। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भी काम करती रही हैं और राष्ट्र कुल के साथ भी। तो इस विषय पर उनसे अच्छा वक्ता और कौन हो सकता है भला। कुछ समय पहले उनकी एक पुस्तक आई थी, बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। मेरा यह सौभाग्य रहा कि उस पुस्तक को हिंदी के पाठकों के लिए तैयार करने का दायित्व मैंने निभाया। इस पुस्तक पर अब फिल्म भी बन रही है। इससे पहले कि मैं माधुरी जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, इस पुस्तक के हिंदी संस्करण से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। राष्ट्र प्रेम तथा भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर नेताजी ने लिखा है, हमारे जीवन की पहचान भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में मेल होना चाहिए। किसी भी देशवासी की पीड़ा हम सब की पीड़ा होनी चाहिए और इसी तरह किसी भी देशवासी का गौरव हम सब का गौरव होना चाहिए। भारत पर हमले की हर एक घटना को हमें अपने आप पर हुए हमले के तौर पर देखना जरूरी है। जिन लोगों ने भारत को अपनी मातृभूमि माना और जिन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया, वे सभी मेरे बंधु बांधव हैं। चाहे वह पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या आगरे का ताजमहल, दोनों पर ही मुझे समान गर्व है। भारत के विभिन्न भागों एवं विभिन्न धर्मों के बीच आपसी विवाद एवं कलह पारिवारिक झगड़े की तरह है, जिसे परिपक्वता से ही सुलझाया जा सकता है। सहनशीलता किसी बच्चे का गुण नहीं है, बच्चे तो झगड़ते ही हैं। भारत का नव राष्ट्रवाद अभी अपने बचपन से गुजर रहा है, इसलिए हम में सहन शक्ति की कमी है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का झगड़ा खत्म होगा, जैसे कि रोमन तथा प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। नेताजी का यह भाव बांग्ला में दर्ज हुआ, जो मेरे हाथों में अंग्रेजी के जरिए आया और मैंने ही इसका हिंदी अनुवाद किया। कहने की जरूरत नहीं कि नेताजी की यह चिंता
तब के ही भारत की चिंता नहीं है, बल्कि आज के भारत की भी उतनी ही बड़ी चिंता है। इस चिंता और चिंतन पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब माधुरी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। तो ओवर टू यू माधुरी जी। Namaskar. I would first like to thank the Shankar Sanskriti Pratishthan for inviting me to speak on this very special occasion dedicated to Dr. Shankar Dayal Singh, a scholar, literature and parliamentarian. I'm also very happy and honored that I have been asked to speak on the Bose brothers, Sharath and Subhash Chandra Bose, and their vision of India. Madhuri Bose is the granddaughter of Sarath Chandra Bose and grandniece of Subhash Chandra Bose. She is a human rights advocate with United Nations agencies in Geneva and East Africa and with the Commonwealth Secretariat in London. We are honored to have her in this event to mark the birth anniversary of our grandfather. In less than a month, we will be celebrating Netaji Subhash Chandra Bose's 125th birth anniversary on 23rd January 2022. Let us pause for a moment to contemplate where India stands today in the light of Netaji's vision, which he shared with his elder brother Sharath Chandra Bose. Sharath Chandra Bose was Subhash's lifelong pillar of support. For much of their political life, the Bose brothers lived together at One Woodburn Park in Calcutta, worked together and stood firmly on their principles and their vision of complete independence, unity across religions, caste and creed, and with basic rights of life, education, food and health guaranteed to all. In a remarkable coincidence, almost 7 decades ago, on 26 December 1949, Sharath Chandra Bose was speaking at a students' conference in Calcutta. Sharath Bose was speaking about his beloved brother Subhash's vision of India and what he stood for. More than 4 years had passed that Subhash had been reported dead in an air crash in Taiwan. Tragically, Sharath Bose himself would pass away about 2 months later on 20th February 1950. And thus fell silent the powerful voice of the Bose brothers of Bengal. To quote from Sharath's own words, he urged the students to follow the example of Netaji. Be to your comrades as loving and indulgent as Netaji was to his co-workers and followers. Try your best to restrain misguided youths who believe in the cult of bombs and acid bulbs, and to persuade them that salvation does not lie that way. Above all, your duty is to restore unity among the ranks of students and young men, the unity which Netaji visualized and described in the following words. We have to distinguish between real unity and false unity, between the unity of action and the unity of inaction, between the unity which makes for progress and the unity which brings stagnation. Work
that your motherland may prosper. Suffer that she may rejoice. This was a time when Sharad Bose was deeply distressed with the direction that the new rulers of India had taken on 15th August 1947. Sharath reminded his student audience that the essence of Subhash's ideology and his own was the ending of slavery, exploitation, and tyranny, domestic and foreign, and the setting up of a socialist system which he defined as a system based on social justice. In this context, Sharath had declared, "The tragic history of the partition of this country and how jaundiced and weak-kneed statesmanship, supped full of an irrational despair, found in that pernicious partition the panacea for the ills of the country." March 1947 to August 1947 was the period of gigantic national suicide, in the course of which all the reactionary elements of and in the Congress and the Hindu Mahasabha, casting to the winds the advice of Mahatma Gandhi, clamored for a self-inflicted death. Sharad Bose loudly proclaimed the dictum he adhered to all his life: "He who is morally wrong can never be politically right." I would now like to share with you a little known chapter from Subhash Bose's life. During the period Subhash was imprisoned in Mandalay jail in Burma, now Myanmar, he wrote what he called the Ethical Code. Perhaps this code summarizes succinctly the mind and the spirit of the man that was Subhash. In a little exercise book which Subhash called Pebbles on the Seashore, Subhash wrote in 1926 what he suggested could be the basis for a new ethical code. And let me quote him directly here. 1. Honor and self-respect above everything. Die if you cannot live with honor and with self-respect. This is the first among 9 codes that he prescribed for his countrymen and women. 2. While enriching your life to the fullest extent, be prepared to give it up at a moment's notice. 3. Love your family more than yourself, your community more than your family, your country more than your community. 4. He who says that he loves humanity but does not love his country is a liar. Serve your nation and your nation's culture, and you will serve humanity. 5. Embracing sannyasa when your country needs you is only a refined form of betrayal. 6. By discarding life, you cannot attain the life divine. 7. Truth is beauty, beauty is truth. Number 8. Look upon woman as thy mother, wherever you may meet her. And finally, number 9. The ethical value of a man's life depends largely on the performance of civic and national duty. So here we have an ethical code from Subhash Chandra Bose
which he has left for his countrymen and women. Can we live by this code? Well, we can certainly aspire towards it. Now, let me talk about Subhash Chandra Bose's address at the Haripura Congress, where he actually defined in great detail the plan of action that was necessary to build India in accordance with his vision. He had also spearheaded a detailed code of fundamental rights, which included, among other things, the right of free expression, free association, freedom of conscience, and the right to freely profess and practice his or her religion. Also, the culture, language, and script of the minorities would be protected, and all citizens would be equal before the law. Most significantly, this Code of Fundamental Rights stated, "The state shall observe neutrality in regard to all religions." This is what Subhash Chandra Bose said in February 1938 at Haripura, that the state shall observe neutrality in regard to all religions. Now, a few years later, Subhash wrote about free India, which he had dreamt of since he was a very young man. He wrote, "When India is free, a question which many people ask is as to what will happen when the British are forced to leave India. British propaganda has made many people think that without the British there will be anarchy and chaos in India. These people conveniently forget that British occupation began only in 1757 and was not complete till 1857, while India is a land whose history is measured by thousands of years. If culture, civilization, administration, and economic prosperity were possible in India before British rule, they will be possible after British rule. In fact, under British rule, the culture and civilization of India has been suppressed. The administration has been denationalized, and a land that was formerly rich and prosperous has become one of the poorest in the world." Now, here I cannot help raising the question of Indian unity, which is under threat today. Talking about Indian unity, Subhash Chandra Bose had said at the Haripura Congress, and let me quote him here. "The objective of the Congress is an independent and united India, where no class or group, or majority or minority, may exploit another to its own advantage, and where all the elements in the nation may cooperate in a common good and the advancement of the people of India. The objective of unity and mutual cooperation in a common freedom does not mean the suppression in any way of the rich variety and cultural diversity of Indian life, which have to be preserved in order to give freedom and opportunity to the individual as well as to each group to develop unhindered according to its capacity and inclination." Subhash went on further
to emphasize that as the Congress President, he was committed to follow a policy of complete non-interference in matters of conscience, religion and culture, as well as of cultural autonomy for the different linguistic areas. The Muslims have therefore nothing to fear in the event of India winning her freedom. On the contrary, they have everything to gain. The Bose brothers, as we know, had from the very beginning of their struggle consistently and unfailingly struggled to keep India united. But in the end, they did not succeed because other negative forces prevailed. Subhash disappeared fighting for India's freedom in a faraway land, leaving brother Sharath to continue the battle for freedom and unity. Sharath, on his part, could never come to terms with the division of India. On 20th February 1950, after returning from a full day's work at the Calcutta High Court, Sharath had set himself a very important task. He had decided to make an appeal to the people of India and Pakistan, a bold proposal to end the continuing communal poison that remained even after the partition of India and Bengal. Late at night, close to midnight, Sharath Bose wrote his appeal to the people of India and Pakistan. He wrote, "I have been saying repeatedly during the last 3 years that to my mind a division of provinces on the religious basis was and is no solution of the communal problem. That even if the provinces were so divided, Hindus and Muslims would still have to live side by side, and that communal segregation or religious quarantine was neither desirable nor feasible." Just as Sharath had fought against partition until the 13th hour in 1947, a few hours before he passed away on 20th February 1950, he was trying to devise a way out of the blunder that was partition. The India that the Bose brothers had envisioned was to be a united India where all religious communities, castes and creed would live in harmony, where there would be political freedom and also social and economic freedom. An India where no one would suffer from hunger, malnutrition and disease. But that India has not yet been realized. Perhaps India today is a superpower in the making, but in some fundamental ways, India falls short when seen in the light of the Bose brothers' vision. For Sharath and Subhash, India was to be a nation where all religious communities, castes and creeds would live in harmony. Subhash had famously said, "All those who have made India their home are my brothers. The Taj Mahal is as much an object of my pride as the Jagannath temple." Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी बोस जी आपका आज के इस बहुत विशिष्ट उद्बोधन के लिए, और वह भी ऐसे समय में जबकि राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांत में
और हमेशा एक नवीन विचार के साथ में एक ऊर्जा का संचार जो होता रहा है, वही ऊर्जा आज भी हमें देखने को मिली है, जिसके लिए हम सब आभारी हैं। आपके वक्तव्य के लिए और आपकी पुस्तक को भी पढ़ने के लिए भी हम बहुत उत्सुक हैं। और साथ ही मैं उन सभी दर्शकों का, भागीदारों का, विशेषकर युवा वर्ग का, जो अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन ज़रूरी है कि एक बार हम रिटेरेट करते हैं, आज जो बात हुई और उसमें कुछ 9 सूत्रों की बात हुई, और वो 9 सूत्र क्या हैं, अंग्रेजी में तो बहुत अच्छे से माधुरी बोस जी ने बताया, लेकिन मैं उसको हिंदी में जो रूपांतरण रंजन भाई ने हिंदी संस्करण के लिए किया, तो वह आपके सामने मैं साझा करना चाहूँगी। क्या है वो 9 सूत्र? तो सबसे पहले मान और स्वाभिमान सबसे बढ़कर है, वह आपने कहा। यदि आप मान स्वाभिमान के साथ नहीं रह सकते तो मर जाना चाहिए। दूसरा, अपने जीवन को पूरी तरह से समृद्ध बनाते रहने के बावजूद उसे लूट देने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। और तीसरा, कि स्वयं से अधिक परिवार से अधिक समुदाय से, और समुदाय से भी अधिक अपने देश से प्यार करो। चौथा, वह जो कहता है कि उसे मानवता से तो प्यार है, वह देश से नहीं, यह झूठा है। अपने देश और संस्कृति की सेवा करके ही तो तुम मानवता की सेवा कर सकते हो। पांचवा, जब देश को तुम्हारी जरूरत है, ऐसे में सन्यासी हो जाना विश्वासघात का ही परिष्कृत रूप है। ऐसा कहा सुभाष बाबू ने। ये जो 9 सूत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। छठा, तुम जीवन का तिरस्कार करके दिव्य जीवन को नहीं पा सकते हो। और सातवां, सत्य सुंदर है, सुंदर सत्य है। तो सच तो है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। आठवां, जहां कहीं भी तुम्हें कोई महिला मिले उसे अपनी मां के तौर पे देखो। यानी कि एक माइंडसेट की बात हो रही है, पेट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज किया जा रहा है। और जिस जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हम विरोध करते हैं और जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर वुमेनहुड। और 9वां और अंतिम जो सूत्र है, नागरिक तथा राष्ट्रीय दायित्वों के पालन में ही मनुष्य जीवन का नैतिक मूल्य निहित है। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को अंत करती हूँ, पुनः आप सबों का आभार व्यक्त करके, और रंजन भाई, राजेश भाई की तरफ से, शंकर सरस्वती प्रतिष्ठान की तरफ से, जो कि कोई एक मैं मानती हूँ इंस्टीट्यूशन नहीं है, सिर्फ मंच है विचारों के आदान प्रदान के लिए। और यह विचार जो कि सकारात्मक विचार की तरफ हमें लेकर के चलते हैं, राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए हमें सजग करते हैं और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। और सही समय है कि अगले साल के लिए शायद हम अपने अपने विजन को फिर रीअलाइन करने की बात भी सोचते हैं। और इसी समय मैं सबों को शुभकामना देना चाहूँगी। नव वर्ष के लिए बहुत मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु बने। नमस्कार।